अथर्ववेद का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा और इस धरती का रिश्ता कितना गहरा, कितना पुराना है। तो इस पूरे सफर में हम कुछ खास सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला सवाल ये कि जमीन के जो मुख्य रूप हैं वो आखिर हैं कौन-कौन से, और हमारी जिंदगी और संस्कृति के लिए वो इतने जरूरी क्यों हैं। और दूसरा सवाल ये कि इन अलग-अलग जगहों पर रहने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं और क्या-क्या मौके मिलते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो स्थल रूप और जीवन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद हम पर्वतों पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। दुनिया के कुछ मशहूर पर्वतों को देखेंगे, वहाँ के पर्यावरण और पेड़ पौधों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि पहाड़ों पर जिंदगी कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी पृथ्वी की सतह मतलब ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक रोड ट्रिप के बारे में सोचिए। मान लीजिए हम सब एक सफ़र पर निकले हैं। शुरुआत करते हैं झारखंड के छोटा नागपुर से, फिर पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आखिर में उत्तराखंड के अल्मोड़ा। आप खुद ही सोचिए, क्या इस पूरे रास्ते में ज़मीन एक जैसी दिखेगी? बिल्कुल नहीं। नज़ारा तो पूरी तरह बदल जाएगा, है ना? तो ये तो साफ हो गया कि जमीन बदलती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कितने तरह के होते हैं। चलिए अगले सेक्शन में इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। तो बार बार हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्थल रूप। आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये हमारी धरती की सतह का कोई भी एक प्राकृतिक रूप है, और ये कोई एक दो दिन में नहीं बनता। इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका वहाँ के पर्यावरण और जिंदगी से एक गहरा नाता होता है। मोटे तौर पर देखें तो जमीन के 3 मुख्य रूप होते हैं। एक तो हो गए ऊंचे ऊंचे पर्वत, फिर आते हैं पठार, और उसके बाद आते हैं दूर तक फैले समतल मैदान। और अक्सर इन्हीं पहाड़ों से नदियां निकलकर इन मैदानों तक पहुंचती हैं और यहाँ जिंदगी को संभव बनाती हैं। तो चलिए अब अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे विशाल स्थल रूप यानी पर्वतों को थोड़ा करीब से जानते हैं। अच्छा, तो हम किसी भी ऊंची जगह को पर्वत कह सकते हैं क्या? नहीं, पर्वत की कुछ खास पहचान होती है। पहली बात, वो अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होना चाहिए। उसका आधार यानी बेस चौड़ा होता है, ढलानें एकदम खड़ी होती है और ऊपर जाकर उसकी चोटी पतली या नुकीली हो जाती है। और जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे ना, ये पर्वत आपको बर्फ की चादर ओढ़े मिलेंगे। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? गर्मियों में जब यही बर्फ पिघलती है तो हमारी नदियों को साल भर पानी मिलता है। सोचिए, प्रकृति का कितना शानदार सिस्टम है ये। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तुंगता, जिसे अंग्रेजी में एल्टीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, समुद्र के लेवल से कोई जगह कितनी ऊंची है, बस। तो जैसा मैंने पहले कहा, हर ऊंची जगह पर्वत नहीं होती, कुछ पहाड़ियां भी होती हैं। अब इनमें फर्क क्या है? पहाड़ियां जो हैं वो पर्वतों से कम ऊंची होती हैं, उनकी ढलानें भी उतनी खड़ी नहीं होती और उनकी चोटी नुकीली होने के बजाय थोड़ी गोल होती है। अच्छा, जब बर्फ की बात चली रही है तो एक और साइंटिफिक टर्म समझ लेते हैं, वर्षण या प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब है आसमान से जमीन पर किसी भी शक्ल में पानी का गिरना। वो बारिश भी हो सकती है, बर्फ भी और ओले भी। तो पहाड़ों के बारे में बेसिक बातें तो हो गई, अब क्या करें? चलिए एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं और दुनिया के कुछ सबसे फेमस पहाड़ों से मिलते हैं। देखिए, कुछ पहाड़ अकेले खड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर पहाड़ एक लंबी कतार का हिस्सा होते हैं, जिसे हम पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज कहते हैं। और ये छोटी मोटी नहीं, हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं। जैसे एशिया में हमारा हिमालय है, यूरोप में एल्प्स हैं और साउथ अमेरिका में एंडीज। और जब हिमालय का जिक्र हो तो इन 2 महान चोटियों की बात कैसे न हो। एक तरफ है दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट और दूसरी तरफ है कंचनजंगा। ये दोनों ही हिमालय के ताज के सबसे चमकते हीरे हैं। चलिए अब अपना टूर आगे बढ़ाते हैं और महाद्वीप बदलते हैं। ये देखिए, ये है अकोंकागुआ, जो एंडीज रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये है मॉन्ट ब्लॉन्क, आल्प्स का सबसे ऊंचा पहाड़। अब 2 और खास पर्वतों से मिलते हैं। एक है अफ्रीका का किलिमंजारो। इसकी खासियत ये है कि ये अकेला खड़ा है, किसी रेंज का हिस्सा नहीं। और दूसरा है अनायमुडी, जो हमारे दक्षिण भारत की शान है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ इन सभी पहाड़ों को एक साथ दिखाया गया है ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि कौन कितना ऊंचा है। इससे इनकी विशालता का एहसास और भी अच्छे से होता है ना। तो हमने पहाड़ों की बनावट और ऊंचाई तो देख ली, अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन पहाड़ों पर पर्यावरण कैसा होता है और कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ, सारे पहाड़ एक ही उम्र के नहीं होते, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ जवान पहाड़ हैं जैसे हिमालय, ये ऊंचे हैं, इनकी चोटियां नुकीली हैं और ये अभी भी बढ़ रहे हैं। और कुछ हैं बुजुर्ग पहाड़ जैसे अरावली रेंज, ये लाखों सालों की धूप, हवा, बारिश सहते सहते अब घिस गए हैं और छोटे और गोल हो गए हैं। अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ खास तरह के नुकीले पत्तों वाले पेड़ होते हैं जिन्हें शंकुधारी कहते हैं, जैसे पाइन, देवदार। लेकिन जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे ये बड़े पेड़ गायब हो जाते हैं और उनकी जगह छोटी छोटी घास, काई यानी मॉस और लाइकेन दिखने लगती है। पहाड़ों का सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। महान कवि कालिदास ने क्या खूब लिखा है कि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि वो तो देवताओं की आत्मा है, पर्वतों का राजा है। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने पहाड़ देखे, पेड़ पौधे देखे, अब देखते हैं कि इन पहाड़ों पर जिंदगी कैसी है, यहाँ रहने वाले जानवरों और इंसानों की दुनिया कैसी होती है। पहाड़ों में जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ कई तरह के जानवर रहते हैं, जैसे ये तेंदुआ। देखिए कैसे इन मुश्किल हालात में भी ये शान से रहता है। और ये है याक, ऊंचे पहाड़ों का एक बेहद ताकतवर जानवर। कुदरत ने इसे ऐसा बनाया है कि ये ऊंचाई पर आराम से रह सके। एक तरह से ये हिमालयी इलाकों की पहचान ही बन गया है। जिंदगी सिर्फ जमीन पर रेंगती या चलती नहीं, आसमान में उड़ती भी है। ये पेरेग्राइन बाज है जो पहाड़ी आसमान का राजा है। जानवरों की तो बात हो गई, अब इंसानों की सरलता देखिए। पहाड़ों पर सीधी सपाट जमीन तो होती नहीं, तो खेती कैसे करें? ये है जवाब, वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग। पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काटकर उन पर खेती की जाती है ना कमाल का जुगाड़। तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का गुजारा कैसे चलता है? ज्यादातर पशुपालन से और टूरिज्म से। हम जैसे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, स्कीइंग, हाइकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ मौजूद पवित्र धामों की यात्रा करने जाते हैं। तो ये थी पहाड़ों की दुनिया। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हम पहाड़ों की खूबसूरती का मजा तो लेना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से वहाँ के नाजुक पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो? अपनी गतिविधियों और प्रकृति के संरक्षण के बीच ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।